तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है जी हम लोग, और उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कर लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बाद कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग, है ना। तो वो प्रॉब्लम ही चली है, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछी गई प्रॉब्लम है, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है। आर्टिकल फॉर्म में करवा रहा हूँ कुछ एक, जैसे आपके पास सामने है, रेजिस्टेंस ऑफ अ स्फेरिकल शेल फॉर रेडियल करंट फ्लो। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब अंदर से हॉलो भी है। तो इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस आ गया बी। देख पा रहे हो जी सब लोग, इनर रेडियस ए और भाई आउटर रेडियस आ गया बी। सिंह की तरह से चलन जाता है ना, क्या है? सिंगा जब से मोटा हुआ चलन जा रहा है। वह टाइम चला कर घर से, रोज लेट आती। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक स्फेरिकल शेल की रेजिस्टेंस। इनर रेडियस बेटा ए, आउटर रेडियस बी, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। किन दो पॉइंट के बीच में बेटा? ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया और ये आपके पास इंटरनल पॉइंट आ गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दो पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। अंदर और बाहर के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल है। आप अच्छे से जानते हो कि जब हम कंडक्टर कोई कंसिडर किया करते थे, ऐसा ना बेटा, है ना, ये बैटरी तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसके परपेंडिकुलर सेक्शन में जो है वो एरिया हुआ करता था, और उसी डायरेक्शन में थी वो लेंथ हुआ करती थी, यही था ना। तो यहाँ लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी बेटा ये वाला बी माइनस ए, क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया, अंदर की तरफ कनेक्ट किया, तो करंट जब फ्लो करेगा तो ऐसे जाएगा ना बेटा, ऐसे। तो ये आपकी लेंथ आने वाली है, लेकिन पंगा इसमें एक तगड़ा हो गया, एरिया कांस्टेंट नहीं है। बाहर देखोगे तो बाहर एरिया बेटा पाई बी स्क्वायर, सर्कल नहीं है, सॉरी, 4 पाई बी स्क्वायर शेल है ना बेटा। और थोड़ा अंदर जाओगे तो रेडियस बदल गया तो एरिया भी बदल गया, थोड़ा और जाओगे तो एरिया फिर चेंज हो गया। रो एल अपॉन ए डायरेक्टली तो आप नहीं लगा पाओगे। लेंथ तो चलो बी माइनस ए मान ली, पर एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो फिर तो वेरिएबल कुछ भी हो, फिर तो इंटीग्रेशन ही तरीका बचता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, और उसकी थिकनेस क्या ले ली बेटा? dx। थिकनेस क्या ले ली? dx। तो x डिस्टेंस पे हमने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, ध्यान से सुनिएगा, और उसकी थिकनेस क्या ले ली? dx। अब करंट जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा ना बेटा, ऐसे जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? ये dx। छोटा सा स्फेरिकल शेल ले रहे हैं, छोटा सा स्फेरिकल शेल कंसीडर कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला है ना ये। अब करंट अगर यहां से जाता है तो लेंथ क्या बनेगी? dx, और एरिया x और dx तो साथ साथ में ही है, dx बहुत ही छोटी थिकनेस है, एरिया 4 पाई x स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि छोटे से कंडक्टर की छोटी सी रेजिस्टेंस क्या आएगी? रो इंटू एल, क्या बेटा? dx, रो एल अपॉन ए, एरिया कितना? 4 पाई x स्क्वायर के बराबर। ये छोटी सी रेजिस्टेंस छोटे से कंडक्टर की निकल आई। फिर से समझिएगा, हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं बेटा इन दो पॉइंट के बीच में, ये वाला और ये वाला। करंट यहां से जाएगा, लेंथ तो b माइनस ए थी, लेकिन एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो मुझे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन पे जाता हूं तो मैंने क्या किया? x डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया। लेंथ कितनी थी बेटा? dx। यस बोलो, थिकनेस क्या थी? dx। तो लेंथ आ जाएगी dx, रो इंटू डी एक्स अपॉन एरिया आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रो इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर।
इस dr को इंटीग्रेट करिए, आंसर आ गया। तो dr को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो रो इंटू डी एक्स अपॉन 4π x², x² ऊपर जाएगा तो x रेस्ट पर -2 हो जाएगा बेटा। x रेस्ट पर -2 का इंटीग्रेशन बोलो, x रेस्ट पर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, x रेस्ट पर -1 अपॉन -1 -1 अपॉन x। x रेस्ट पर -2 का इंटीग्रेशन हमेशा -1 अपॉन x लिख दिया जी, ये -1 अपॉन x। लिमिट, x की लिमिट तो डालनी पड़ेगी ना। लिमिट क्या बेटा, a से शुरू हुआ हमारा और b पे जाके खत्म हो गया। स्फेरिकल शेल अंदर तो हॉलो है ना बेटा, a से स्फेरिकल शेल शुरू हुआ, b पे जाके खत्म हो गया। ठीक, तो लिमिट हमने a टू b डाल दी बेटा, और इसको सॉल्व किया तो रो अपॉन 4π 1/b - 1/a, ये आपके पास आंसर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जी ये ऐसा ही किया हमने, शायद ये पॉजिटिव बंदा कनेक्ट किया है, नेगेटिव बाहर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर की तरफ करंट जा रहा है, इसलिए लिमिट a टू b डाली। तो अगर कोई स्फेरिकल शेल हमारे पास होगा जो अंदर से हॉलो है, इनर रेडियस a आउटर रेडियस b, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, रो एल अपॉन ए ही होता है, पर पंगा है कि एल तो चलो कांस्टेंट है लेकिन एरिया तो हर जगह चेंज हो रहा है। जहां एक चीज भी वेरिएबल है वहां तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। तो हमने dx लेंथ मान ली, रो इंटू डी एक्स, एरिया आ गया 4π x²। कुछ दिक्कत होगी तो पूछना है बेटा, है ना। इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करनी है, वही मैं बता रहा था तब से कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है ना, उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो एरिया होता है। जैसे आपने ये कंडक्टर लिया था ये, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया था ना, तो करंट अगर ऐसे जा रहा तो ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ करंट आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया। और लेंथ कौन सी आएगी, इसी डायरेक्शन में आगे, तो लेंथ आ गई आपकी dx, ये dx लेंथ आ गई ये, और एरिया क्या आ गया, स्फीयर का एरिया 4π x², और x हर जगह डिफरेंट है, इसलिए हमें x डिस्टेंस पे छोटी सी लेंथ लेनी पड़ी, उसका एरिया कंसिडर करना पड़ा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ा। तो मृत्युंजय भाई पढ़ने का मुहूर्त नहीं निकल रहा है? कहाँ से निकलवाया? ठीक से बंदा ढूंढ यार कोई, मतलब ऐसे कैसे बात बनेगी। सिंह कहाँ से आता है तो सुबह सुबह मैली से आता है, तो रात को 12 बजे चल पड़ता ना है, सुबह है। चलो आगे बेटा। हाँ जी मृत्युंजय जी, बाकी लोगों ने कर लिया बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर अक्रॉस इट्स टू एंड्स, और ये रहे वो दो एंड जिसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो। ये रेडियस आर बेटा, रेडियस आर आ गया, लेंथ एल आगे बचा। और अब हमने इसे रेजिस्टेंस लिखनी है, कितनी आएगी। सिंगा मैली से आए इसलिए कि आज इसने सारे आंसर करने हैं,
सुबह सुबह आया, देखो रात को 12 बजे चला था। बोल भाई कितनी रेजिस्टेंस देखो इसके। अबे सिलेंडर कनेक्टर भाई, वो इसमें तो कुछ भी नहीं है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, सीधा फॉर्मूला बोला। भाई आर के चाचे, आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का सामने देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट के सामने जो है वो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, तो क्या बना वो पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर बनेगा बेटा, अभी स्फीयर थोड़ा 4 पाई आर स्क्वायर बोलेगी बेटा, पाई आर स्क्वायर। और लेंथ वो भी कांस्टेंट है, रो एल अपॉन है, तो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसमें कौन से बड़े बड़े मंत्र पढ़ने यार, यहां कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इससे सीधा फॉर्मूला लगा। कुछ भी वेरिएबल यहां पर नहीं है, इसलिए सीधा फॉर्मूला लगा। आर्जुजिंटा अगले वाला हमारे पास सिलेंड्रिकल कनेक्टर है, लेकिन हॉलो है बेटा अंदर से, और हमने दोनों एंड के अक्रॉस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बैटरी कनेक्ट कर दी। इन दोनों एंड के क्रॉस हमने निकालनी है क्या, रेजिस्टेंस। ये ए है बेटा इनर का, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस बी, अंदर हॉलो है, ये हॉलो रीजन है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या लिखेगी, आर इक्वल टू आरजू लेंथ एल, मतलब तुम लोगों ने असाइनमेंट जो तुम्हें कहा था कि नोट्स में से करनी है वो भी नहीं की, और ना पिछला लेक्चर ढंग से पढ़ के आए। हाँ वो अरे बेटा क्या बोले जा रही है यार कुछ। हाँ बंदित बोलो, बंदित बोलो है। यार इसमें क्या सामने दिख रहा है सब कुछ, फिर अंदर हवा में तो करंट जाएगा नहीं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बचा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर बाहर का, पाई ए स्क्वायर अंदर का, अंदर वाला हटा दो जहां हवा है वहां से करंट थोड़ा जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से करंट जा रहा है वो बना पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पता नहीं कब अक्ल आएगी यार तुम लोगों में, 12-12 बजे से घर से निकल पड़ते पढ़ने के लिए, इधर आके कर डालना फिर आगे। ये सब प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है जो कि आर्टिकल फॉर्म में करवा रहा हूँ, लिखा नहीं हुआ है पर आर्टिकल फॉर्म में करवा रहा हूँ, पहले आई हुई पूछी की प्रॉब्लम है। चलो आगे। A resistance of an annular cylinder concentric connector, inner and outer surfaces, between inner and outer surfaces. So inner and outer surfaces.
आ जाओ यार कीबोर्ड, चलो कर लो। अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस, मतलब बोलने का क्या है कि अगर आपको बैटरी जोड़नी है तो आपको कुछ इस तरीके से जोड़नी है। अंदर ये हॉलो रीजन है बेटा, है ये हॉलो रीजन है, और यहां आपने बैटरी जोड़ दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे। तो करंट ऐसे होता हुआ फ्लो करेगा यहां से बाहर की डायरेक्शन में। यहां भी समस्या एक हो गई, लेंथ तो पता चल जाएगी हमें, क्योंकि इनर रेडियस मैंने ए मान लिया, आउटर रेडियस मैंने बी मान लिया बेटा, ठीक है। तो लेंथ तो पता है कि बी माइनस ए बनेगी, पर एरिया हर जगह चेंज होगा। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा, मतलब इंटीग्रेशन करो कोशिश। करंट जाएगा बेटा ऐसे बाहर की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे जाएगा ना पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ये तो लेंथ आपके पास कितनी है, बी माइनस, ये वाली लेंथ है ना, ये पूरा डिस्टेंस क्या था बी, ये क्या था ए, तो लेंथ बन गया आपके पास बी माइनस ए। लेकिन जैसे जैसे करंट बाहर जाएगा, देखिए जब यहां से एंटर हुआ तो एरिया कितना बेटा, पाई ए स्क्वायर, थोड़ा बाहर गया एक्स डिस्टेंस पे तो पाई ए स्क्वायर नहीं, सॉरी सरफेस एरिया 2 पाई आर एल है ना। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये लेंथ भी मान लेते हैं ना, कुछ एल लेंथ मान ली। तो अगर आप बोलोगे कि यहां एरिया कितना है, सरफेस आएगा ना बेटा, सरफेस का एरिया, ऐसे जा रहा है करंट, तो करंट को सामने कौन सा दिखेगा, सरफेस चारों तरफ से, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 2 पाई ए एल के बराबर, 2 पाई आर एल ना सरफेस एरिया। जब आप बाहर एक्स डिस्टेंस पे पहुंचोगे, यहां पहुंचोगे, तो एरिया कितना होगा, 2 पाई एक्सएल, और फाइनली जब बाहर यहां पहुंचोगे तो एरिया कितना होगा, 2 पाई बी एल। लगातार एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, और कोई एक चीज जब वेरिएबल हो जाए तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगता। आप छोटा सा एक सेक्शन लेते हो, उसकी छोटी सी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, और फिर इंटीग्रेट करके आपका आंसर आता है। मतलब फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको कुछ ऐसा करना है कि जी यहाँ जैसे ये यहाँ जैसे ये सिलेंडर आ गया बेटा, इसका आप रेडियस x मान लीजिए और इसकी थिकनेस आप dx मान लीजिए। अब करंट जब ऐसे जाएगा ना बेटा, तो ये जो dx है, ये वाला dx, ये क्या बन जाएगी, लेंथ, ये बन जाएगी लेंथ यहां पे, है ना, और एरिया 2 पाई एक्सएल। तो हम बोलेंगे स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस of a small cylindrical section with length dx and area कितना, 2 पाई एक्सएल। डी आर निकालोगे, रो इंटू एल डी एक्स अपॉन एरिया 2 पाई एक्सएल। और अगर आपको नेट टोटल रेजिस्टेंस पूरे सिलेंडर की निकालनी है, रो डिवाइड बाय 2 पाई एल, क्या आ गया बेटा, बाहर आ गया, 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बचा, लेकिन एक्स की लिमिट क्या है, ए टू बी, एक्स ये वाला था डिस्टेंस था ना बेटा, ये वाला एक्स कहां से शुरू हुआ, यहां से ए से बी तक, ए से सिलेंडर हमारा शुरू, अंदर वाला पार्ट तो हॉलो है ना बेटा,
ए से हमारा सिलेंडर हुआ, बी पे जाके खत्म, शुरू हुआ और बी पे जाके खत्म हो गया, ए टू बी आ गया बेटा। 1/x dx का इंटीग्रेशन बोलो, log x log x लिमिट ए टू बी, x की जगह अपर लिमिट log b माइनस log a log b अपॉन ए बन जाएगा, रेजिस्टेंस आपके पास आ गई, और वो डिवाइड बाय 2 पाई एल इंटू लॉग ऑफ बी अपॉन ए। बेटा दो बाउंड्री जो यहाँ पे ए और बी के बीच में है, सिलेंडर बी से बाहर नहीं जाएगा, ए से अंदर नहीं है, उसके बीच में लेना है ना, उसके बाहर थोड़ा जाना है। ए से सिलेंडर शुरू हुआ, ए पे हॉलो, ए के अंदर हॉलो सिलेंडर है, बी पे जाके खत्म हो गया, तो उससे बाहर थोड़ा जाएगा, जहाँ सिलेंडर उसके बीच में कंसीडर करेगा ना, छोटा सा सिलेंडर जो कंसीडर कर रहा है उन दोनों के बीच में है, बाउंड्री तो मेंशन है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है। चलो आगे, figure shows a conductor of length L carrying current I and having circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. Assuming that B minus A is very small as compared to L, calculate the current density at distance x from the left end. यहाँ से x डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और करंट डेंसिटी होती है करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ रेडियस ए दिया है और यहाँ बी दिया है, तो यहाँ कुछ और होगा, मान लो यहाँ रेडियस है आर, और अगर ये रेडियस आपको पता चल गया आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, वो करंट डेंसिटी। और ये क्वेश्चन आपके जो मैंने बुक में दिया था, असाइनमेंट में था, कितने लोग कर सकते हैं, हाथ खड़ा करें। तुम मूर्ख हो, ऐसे नहीं होता सवेरे सवेरे तुम घर वालों को भी खर्चा लगे हो करने। सॉल्व है उसमें दिया हो तुम्हारी बुकलेट में, सॉल्व क्वेश्चन है, बोला तुम्हें कि करके आना है ना, तुम लोगों ने पूछना कुछ ना करना है, पता नहीं क्या बंदे हो यार तुम लोग। जो नोट्स तुम्हें दिए गए हैं उसमें सॉल्व क्वेश्चन है। अब सुबह सुबह घर वालों को खजल करना 5 बजे तुमने, वो बेचारे सोचते हैं पता नहीं क्या जैसा लाडले हमारे कर रहे हैं, वहां जाके करना कराना तुमने कख नहीं है। ये काल्टा तो धरती पे बोझ बना हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया आज तक। क्यों नहीं पढ़ता है वो गलत, क्यों नहीं पढ़ता? एक काम है घर वालों ने दिया पढ़ने का, वही नहीं होता बस। यहां रेडियस है और वहां बी, और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, बी बड़ा ए छोटा, डिफरेंस कितना आया बी माइनस ए, ये वाला डिफरेंस क्या है, बी माइनस ए का डिफरेंस है। बी माइनस ए का डिफरेंस कितनी लेंथ में आया, एल लेंथ में आया,
तो एल लेंथ आगे जाके जो रेडियस में डिफरेंस है वो कितना आया, बी माइनस ए। यही करना है। एल लेंथ आगे जाके द डिफरेंस इन रेडियस इज बी माइनस ए। एक यूनिट लेंथ आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस इन रेडियस क्या आएगा, यूनिटरी मेथड बी माइनस ए अपॉन एल। और एक्स डिस्टेंस आगे बढ़े तो डिफरेंस इन रेडियस क्या आएगा, बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। इतना डिफरेंस आएगा। और अगर इतना डिफरेंस आएगा तो जिसको आप रेडियस आर बोल रहे हो, ये डिफरेंस है बेटा है, तो आर कितना हो जाएगा, ए प्लस डिफरेंस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स के बराबर। ये आर है। और अगर ये आ रहा है तो करंट डेंसिटी निकल गई, फिर क्या तकलीफ है बेटा, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। नाउ दिस इज करंट डेंसिटी जी, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया पाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज करंट डेंसिटी एट डिस्टेंस एक्स from the end of the conductor. सिंगे जैसे लोग रात को 12 बजे पड़ते हैं घर से, यहाँ पहुँचना तो आते जाता कुछ नहीं है, बोले रास्ते में भूल गया। बोला था मैंने भी करके आने, क्यों नहीं करके आया फिर है? शुरुआत में ही है क्वेश्चन। आवाज आ रही है ठीक बेटा ऑनलाइन वालों? हेलो आ रही है? मेरा सेल डाउन हो गया बेटा, मैं दूसरा सेल डाल लो, आया 1 मिनट, पता नहीं क्या पंगा है इसका। अब आ रही है बेटा आवाज ऑनलाइन वालों? चलो ठीक है, कितना हो गया? अब देखिए इसकी कोई रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तब भी वही पंगा, लेंथ तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, वहाँ पाई बी स्क्वायर, एरिया लगातार चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे आपको डी एक्स थिकनेस लेनी है अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी। क्या बेटा? डी एक्स थिकनेस लेनी है वहाँ पे, और डी एक्स थिकनेस जब लोगे तो लेंथ क्या बन जाएगी, डी एक्स, तो रो इंटू डी एक्स है ना, अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, अपॉन एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। और जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो जो कुछ आएगा, खुद ट्राई करना, एक बार नहीं आएगा तो मुझसे पूछना है, तो आंसर बहुत ही शानदार आएगा। और वो शानदार आंसर क्या होगा, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई ए बी। काफी फेमस प्रॉब्लम है ये भी। और फाइनली आंसर आता क्या है, पाई आर स्क्वायर की जगह देखो, अगर दोनों तरफ रेडियस आर होता ना बेटा,
ओ भाई, अगर यहाँ भी रेडियस आर होता, यहाँ भी रेडियस आर होता, तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या था? पाई आर स्क्वायर है ना। पर एक तरफ रेडियस ए है और दूसरी तरफ रेडियस बी है, तो एरिया क्या बोलना है? पाई R1 R2 या पाई ए बी, पाई ए बी, बस। रो एल वो तो वैसा ही है, नीचे फर्क पड़ना था ना, नीचे फर्क पड़ना था, तो एक तरफ का रेडियस ए है, दूसरी तरफ का बी है। जब आप उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा क्या? रो एल अपॉन पाई ए बी। दिमाग में रख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। करना सिर्फ ये होता है कि अगर एक तरफ रेडियस अलग है, दूसरी तरफ रेडियस अलग है, तो पाई R1 R2, R1 ए के बराबर है, R2 बी के बराबर है, पाई ए बी। एक बार सॉल्व भी कर लेना। रो एल अपॉन पाई ए बी। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, ये कौन एंट्री मार गया? कौन नया है बेटा? चला भी गया। बोले ऐसे नहीं, हम फटाफट चले भी जाते हैं। कौन आया था वो अभी? तो इन दो एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? रो एल अपॉन पाई ए बी के बराबर। चलो आगे। Calculate the steady state current in 2 ohm resistor shown in figure and steady state charge on the capacitor भी फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम ये है सामने। अब कैपेसिटर है सेल का चाचा, बीच में कैपेसिटर लगाओ 0.2 माइक्रोफैरड, नीचे वोल्टेज है 6 वोल्ट। कौन सी सेल का कॉम्बिनेशन है? एक कैपेसिटर एक सेल है। कैपेसिटर का अचार डालना है बेटा, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। तब तक बताया नहीं हो कैपेसिटर का क्या करते हैं? डीसी सर्किट में कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है स्टेडी स्टेट में, क्या बताया था? लिखवाया मैंने, और इंपॉर्टेंट करके लिखवाया। क्या? इट ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। है ही नहीं है अक्ल नाम की चीज, पुराना पढ़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट करके मार्क करवाया, 2 पॉइंट लिखवाए थे कि कैपेसिटर किसी सर्किट में होगा और जैसे ही स्विच ऑन करोगे इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, और सम टाइम ज्यादा नहीं है, 1/10,000 of a second approximately, when the capacitor is fully charged, we say that it is in steady state. In steady state, capacitor offer infinite resistance to DC. इतना इंपॉर्टेंट करके मार्क करके करवाया, है ही नहीं अक्ल नाम की चीज। बस रात को 12 बजे चलना बोले। इधर मृत्युंजय को पंडित जी नहीं मिल रहे, बोले मुहूर्त निकालना था, फिर ठीक से कोई टक्कर ही नहीं रहा है। तब तक साल खत्म हो जाना, बोले फेल होने का टाइम आ गया जब तो। कोई कर पाएगा? निकालो। ये दोनों ऊपर वाली पैनल में कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा। ऊपर 2 और 3 पैनल में कितना आ गया? 6/5। तो आपका सर्किट ये बना,
एक क्वेश्चन भी नहीं करते मूर्ख लोग। 6/5 ओम। भाई यार टेस्ट में तुमने बैठना है, सारे क्वेश्चन में से करवाना, एक भी नहीं करते। सुबह सुबह 5 बजे घर वालों को भी खजल करना, मेरे को परेशान करना, करना कराना फिर कुछ नहीं। क्या भाई ईवान आया आंसर? आएगा बोले, अगले साल तक आ जाएगा। चला हुआ है अभी आंसर। ये आ गया 6/5। बीच वाला मैंने गायब कर दिया क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। जैसे ये फुली चार्ज होगा ना, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ चार्ज शो करते हैं बेटा, यहाँ जगह नहीं है तो बाहर शो कर रहा हूँ। कैपेसिटर में जब भी चार्ज शो करना होता है यहाँ रहता है अंदर, इधर और इधर, ठीक है। तो 0.2 माइक्रोफैराड चार्ज फुली चार्ज हो गया, ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया फॉर द टाइमिंग। और आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी आ गई और साथ में आ गया 2.8 ओम। कितना करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी 6 डिवाइड बाय 6/5 कितना हो गया? 1.2। तो 1.2 प्लस 2.8 4, 6/4 3/2 एम्पियर। ये करंट फ्लो करने लगा, 3/2 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। कहां? यहां इस सर्किट में। कितना? 3/2 एम्पियर। तो ये करंट आपके पास 3/2 एम्पियर था भाई। तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I इंटू आर। 6/5 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप इन 6/5 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप इन, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिखता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप इन 6/5 ओम रेजिस्टेंस, I इंटू आर बेटा। 6/5 इंटू 3/2 कितना? 9/5 वोल्ट। अब इसमें 9/5 वोल्ट, तो यहां भी तो 9/5 वोल्ट ही होगा, पैरेलल में है बेटा है। बेशक करंट कोई नहीं जा रहा है, पर जो पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर होगा वही यहां पर होगा और वही नीचे वाली ब्रांच में होगा। इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 9/5 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस है बेटा, है दिख नहीं रहा? नीचे वाला नहीं दिख रहा? मैं करता हूं, ऊपर करता हूं इसको। मैं दोबारा कर रहा हूं बेटा, अब ठीक है? यहां तक दिख रहा ना? हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि करंट इन द सर्किट हमने निकाल लिया, ये था बना था 1.2 ओम बेटा। करंट सर्किट में आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2.8 प्लस 1.2, 6/4 3/2 एम्पियर। जैसे करंट 3/2 एम्पियर आया, ये कहता है 6/5 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6/5 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6/5 ओम रेजिस्टेंस। V I इंटू आर बेटा, 3/2 इंटू 6/5 बेटा, कितना आ गया? 18/10 आ गया जी, 9/5 वोल्ट आ गया। और अब मैं बच्चों ये बोल रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल में आपके पास इकट्ठे हो गए थे, और जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा, क्योंकि इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो करंट 0 है, पर यहाँ तो होगा ना V = Q/C। कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? Q/C के बराबर। पैरेलल में है ये, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा। तो फिर ऊपर हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, कैपेसिटर में भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
potential drop across capacitor. कितना बेटा बोलो? 9/5 वोल्ट। पर ये तो Q बाय C के बराबर होगा ना, तो Q निकल आया भाई 9/5 इंटू C, और C कितना है 0.2 माइक्रोफैरड। 0.2 माइक्रो भी लगा है साथ में, कितना आ गया है जी? 9/25 है ना बेटा? 9/25 माइक्रोकूलम। ये आपके पास आंसर आ गया जी चार्ज का, कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा। 9/25 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। न्यूमेरिकल का दूसरा नाम फिजिक्स है बेटा। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मेरा थ्योरी करवाना बेकार होगा, तुम्हारा थ्योरी करना बेकार होगा। कोई फायदा नहीं इस रात को 12 बजे घर से निकलने का। ये बंदे डराता हुआ था, 12 बजे निकल के बोले 5 साहब बंदे डराए, 6 बजे यहाँ पहुँच गए, अब पढ़ाओ बोले मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। पैरेलल में पोटेंशियल बेटा सेम रहता है ना, पैरेलल सर्किट में। एग्जैक्टली देखिए, अगर आप यहाँ पे बोलो कि ये 0 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, लेकिन 6 में से क्या कितना ड्रॉप हुआ? 9/5 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ 6 - 9/5 बचा। समझ रहे बेटा बात को? फिर आगे जाओगे तो कुछ यहाँ ड्रॉप होगा और यहाँ पे फाइनली 0 आ जाएगा। अगर इसको 0 वोल्ट बोलते हो मान लो, दूसरा 6 वोल्ट बोलते हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने क्या करना है, रेजिस्टेंस ने अपोज करना है इलेक्ट्रॉन के मोशन, क्या करंट को अपोज करना है। तो हमारा जो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क तो करना पड़ेगा ना भाई, तो वहाँ वर्क करना पड़ा है। उस रेजिस्टेंस को ओवर करने के, कम करने के लिए वर्क करना पड़ता है, एक यूनिट चार्ज को आगे भेजने के लिए, वही पोटेंशियल ड्रॉप है। चलो आगे। एक भी क्वेश्चन नहीं किया तुम लोगों ने आज, सारे मैं ही कराता रहा हूँ, है ना? If n identical resistances are first connected in series and then in parallel, then the ratio of equivalent resistance is given by Rp upon Rs equal to n square. प्रूव करो इसको, जल्दी करो। जिसने प्रूव नहीं किया उसके पड़ेगा सब। If n identical resistances are first connected in series and then in parallel, then the ratio of equivalent resistance is given by Rp upon Rs equal to n square. थोड़ा जल्दी करें जी।
आया? चलो, हो सकता है ये किताबों वाले बहुत शातिर दिमाग के होते हैं। आर एस क्या बोलोगे? एन आर बोलोगे? हर एक रेजिस्टेंस को अगर मैं आर मान लूं तो एन आर। लेट ईच रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, एन आर। आर पी क्या बोलोगे? आर बाय एन। तो भाई दोनों को डिवाइड करें, आर एस अपॉन आर पी आएगा बेटा, ऊपर गलत दिखाया उसने। आर एस अपॉन आर पी कितना आ गया? एन स्क्वायर। आर एस अपॉन आर पी एन स्क्वायर आएगा, तो उसका मिसप्रिंट है आर एस अपॉन आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर। आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर सीरीज में एन आर हो जाएगा, और 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r जब करोगे तो n बाय आर, और उल्टा करोगे तो r बाय एन। करवाने की जरूरत तो नहीं बेटा। 1/r p 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सो ऑन, n/r हो जाएगा, तो आर पी आपके पास r बाय एन हो जाएगा। वही लिखा। तो आज न्यूमेरिकली चले हैं बेटा, अभी थ्योरी में आगे चलना है। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर cut in n equal parts, then these parts are collected to form a bundle, then equal resistance of combination will be r by n square। प्रूव करो। बंडल में करने का मतलब क्या बेटा? पैरेलल में जोड़ दिए सारे, मतलब आ गया? गुड। कितना होगा आगे बेटा? 1 2। बाकी तो बोले माता का माल है, माता का प्रसाद है सारे के सारे, आशीर्वाद इतना काफी होता है। सिंगा तो दुनिया में आए बंदे डराने के लिए। कितने डराए बेटा आज? कोई नहीं। दो का आया, किसी और का आया? 3 4। खाल्टे, एक वायर की रेजिस्टेंस कैपिलर थी, उसको n इक्वल पार्ट्स में काट दिया। एक वायर की रेजिस्टेंस क्या थी बेटा? r। n इक्वल पार्ट्स में काटा, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाल्टे? कैसे जिएगा तो इस बेदर दुनिया में बेटा? जितने छितर पड़े उतने कम है तेरे। अबे आर बाय एन बे, आर था, एन पार्ट में काटा, एन बाय आर कैसे बोल रहा है? तो हर एक की रेजिस्टेंस कितनी आ गई? आर बाय एन। इसकी भी, और एन पार्ट थे आर बाय एन, सबकी सभी आर बाय एन पैरेलल में, आर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आप 1/r p निकालोगे तो 1/r/n, n ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/r/n,
प्लस सो ऑन 1/r/n। n है ये, तो कितना आएगा n इंटू n/r, n²/r, और rp आपके पास आ जाएगा r/n² के बराबर। इतना सा बात थी। ये भी नहीं करते तो भी मैंने बताया कि पैरेलल में क्या, अगर सब रेजिस्टेंस बराबर हो तो आंसर आता है r/n। ये r/n पहले ही था, एक और n से और डिवाइड करोगे तो r/n²। ये करना था, है ही नहीं अक्ल नाम की चीज। आगे चलें। एक क्वेश्चन नहीं किया तुम लोगों ने आज, 2-3 बच्चों ने किया बस। If equivalent resistance of R1 and R2 in series and parallel be RS and RP respectively, तो R1 हमेशा ये आएगा, R2 हमेशा वो आएगा। प्रूव करना है। R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस हैं। RS आपके पास कितना आएगा, R1 प्लस R2। RP कितना आएगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 RS था बेटा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय RS, और यहां से क्या आ गया, R1 इंटू R2, सॉरी, R1 इंटू R2। RP इंटू RS। आप यहाँ से R2 निकाल सकते हो, RS माइनस R1 आएगा, इसमें डाल सकते हो और वहाँ से R1 आ जाए, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो वैल्यू आएंगी, एक R1 की होगी, एक R2 की। आपने प्रूव करना है कि R1 आ रहा है और वो R2 आ रहा है। देख लो, एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये है जी। अबे जब प्रूव ये करना है तो वैल्यू किधर को लेगा, ये करना है प्रूव। तू भी सवेरे सवेरे पुठे दौड़ा होता है, लोग आगे को जॉगिंग करते हैं, पीछे कर रहा होता है। सिर तोड़ना बोले मैंने अपना। जब निकालना है तो वैल्यू कहाँ से डालूंगा, निकालना है तो प्रूव करने की चीज़ है, प्रूव करनी। इधर काल्टा कसम खा के बैठा हुआ, बोले जब तक उड़ नहीं जाता तब तक पढ़ूंगा नहीं। तूने घर में बोलना बेटा, पापा को मिलने को बोला है, बोल। एक दिन भी तूने आंसर नहीं किया हुआ। आया क्या, क्वालिटी की बननी थी बेटा, आ गया। R1 आ गया तो R2 भी आ जाएगा। R1 आ जाएगा तो R2 भी आ जाएगा। आगे चलें। किरचॉफ्स लॉज और किरचॉफ के दो लॉ मैंने कैपेसिटर में भी आपको करवाया था, फिर करवा रहा हूं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा। Kirchhoff first law of conservation of charge. According to the principle of conservation of charge,
At any junction of an electric circuit, sum of all the currents flowing into the junction must be equal to sum of all the currents flowing out of the junction. Current entering at a point is always equal to current leaving that point. ऐसे बोलना तो ऐसे बोलो. तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो है. जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा. एग्जैक्टली ये कुछ वैसा ही है कि एक पाइप में जितना पानी एक तरफ से एंटर करेगा पर सेकंड उतना ही लीव भी तो करेगा. पाइप थोड़ा पानी पी जाएगी या पाइप थोड़ा अपनी तरफ से तुम्हें एक्स्ट्रा पानी दे देगी. पाइप के एक एंड पे अगर 1 लीटर पर सेकंड तुम डाल रहे हो, दूसरे एंड से 1 लीटर पर सेकंड ही बाहर निकल जाएगा. तो इसके बोलने का मतलब कुछ ऐसा जैसा है कि अगर हमारे पास यहां से करंट आया I1 और बेटा यहां से करंट आया I2, तो आगे कितना जाएगा? I3 करंट आगे इस तरीके से बाहर निकल आएगा. Current entering at a point in an electric circuit is always equal to current leaving that point. कैपेसिटर में भी बताया था. हो गया बेटा? तो आर्यन छुट्टी है बेटा आजकल है, तो कब तक का प्रोग्राम है? मुंह पे पानी भी नहीं मार रहा. जब तक छुट्टी है तब तक थोड़ा थोड़ा तो गाली कर बीच में कभी. बंदा सीधा बिस्तर से उठा सीधा यहाँ पे पहुंच गया आगे. नहीं, तू भी इसके साथ ही आता है डराते डराते? नहीं, तेरा एरिया अलग है. तेरा एरिया कौन सा है? हैं? कहाँ से आता है? जल्दी से. तो पैदल आता है डरते डरते कि गाड़ी में आता है? गाड़ी में आता है. ये तो पैदल चल पड़ता है रात को 12 बजे. ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा का चार्ज नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ये क्या बोलता है? इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज होना चाहिए भाई, जहां से चले वहीं आपको पहुंचना है वापस. इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, sum of EMFs and potential drops
इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बेटा। ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप का सम हमेशा 0 होगा। कहाँ? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्या बोलना चाहता है कि मान लो हमारे पास कोई सर्किट है, ये बैटरी है, ये एक और रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, पार्ट ऑफ द सर्किट है, और ऐसे यहां पोटेंशियल कितना बेटा? V है ना। तो जब आप किसी चार्ज को लेके चलोगे और पूरे सर्किट में घूम के वापस आ जाओगे, तो आप जानते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई डिफरेंस कहाँ बचा? जहां से चले थे वहीं पहुंचे। VA माइनस VA 0, वर्क डन पर यूनिट चार्ज 0। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना। सम ऑफ EMFs एंड पोटेंशियल ड्रॉप, तभी तो बोल रहे हैं हम लोग कि रास्ते में जितने भी EMF सोर्सेज आए या जो पोटेंशियल ड्रॉप हो, उन सबको सम करते जाइए। फाइनली जहां से आप चले थे वहीं पहुंच गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। उन सब का सम 0 ही आना है हमेशा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन 0 होगा, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, है ना बेटा। जहां से चले अगर वहीं पहुंच गए तो नेट वर्क डन 0, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हुआ। साइन कन्वेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। अगर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, करंट इधर को जा रहा है ना बेटा, तो करंट जिधर को जाएगा उधर को पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है तो माइनस साइन लगाऊंगा कि ये पोटेंशियल कम हो गया, तो इसको लिखूंगा -IR। जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, वो पोटेंशियल कम हो रहा है जिधर को वो जा रहा है, और कम हो रहा है तो -IR। अगर उल्टी डायरेक्शन में होगा, अगर उल्टी डायरेक्शन में होगा बेटा, आप इधर को आ रहे हो मान लो B से A की तरफ, तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो +IR। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि जब आपको इक्वेशन जब बनानी है तो आप या तो क्लॉकवाइज लूप होगा ना बेटा, आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट या तो हो सकता है तुम्हारी डायरेक्शन में हो या तुम्हें अपोज कर रहा हो। तो अगर तुम्हारी डायरेक्शन में तो तुम क्या बोलोगे कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है -IR, और अगर तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम बोलोगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ मैं, +IR। ठीक है जी रक्षित बाबू, तू भी बेटा निकाल ले मूड, उसके साथ चला जाइए आज, हैं मृत्युंजय के साथ ही, हैं पहले से निकाला हुआ है, अगले साल का है। हाँ बोल बे। अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा सा क्या ढंग से ऊपर करेंगे बेटा, कमाल है, तो बोल तो सही। ये ले अब दिखा, हो गया बेटा, सोने का टाइम हो गया। सो जा, लोरी लारी सुनाओ इसको।
अगर आप ईएमएफ सोर्स की साइन कन्वेंशन की बात करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या था बेटा, फिर पंगा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, यहां गलत लिखा गया है। द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रैवर्सिंग, अब देखिए ईएमएफ की साइन कन्वेंशन, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे ईएमएफ कम हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल का ज़्यादा होता है, नेगेटिव कम, तो माइनस ई। लेकिन अगर इस तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस ई। बस ये समझ में आ गया, तो अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आसान है। क्या बोल रहा है दोस्त, बोले मैंने भी आना तेरे साथ डराने कल से। मैल ही चले जाया कर बेटा रात को ही। हाँ। दोनों इकट्ठे आया करो तुम। क्या ये नोट कर लिया? तो अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जी। किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है, किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ। ऐसे मान लो कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है बेटा और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम की, एक बैटरी भी है जी हमारे पास 10 वोल्ट की, एक और रेजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम की, बैटरी भी है जी 5 वोल्ट की, और ये 10 ओम की एक और रेजिस्टेंस। एक से ज़्यादा सेल जब किसी सर्किट में हो तो आपको ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में कौन सी पैरेलल में। हमेशा किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा। एक से ज़्यादा सेल अगर आपको दिखते हैं कहीं तो आपको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन होगा फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट across each resistance। नाम रख लिए जाए जी, ए बी सी डी ई और एफ। निकिता गांधी, तो निकिता यहाँ से मैंने करंट I1 चला दिया बेटा, और यहाँ से करंट I2 चला दिया। बाकी तूने बताना है करंट कहाँ कितना लगाऊं। यहाँ से I1 करंट निकाला, यहाँ से I2, आगे क्या करूं? है क्या करेंगे? वो रेजिस्टेंस तो दी हुई है 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम। किरचॉफ फर्स्ट लॉ पहले फिगर में ही अप्लाई करोगे। है जी, वो बेटा पहले कर किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो अप्लाई कर ले। कृतिका क्या करना है, नहीं बताना।
वो अरे बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो करो, I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, इस ब्रांच में कितना जाएगा, ये पूछ रहा हूं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ फिगर में अप्लाई करो। I1 प्लस I2 यहां से आया, उसमें से I2 यहां चला गया और I1 ऊपर चला गया। ये हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ फिगर में ही अप्लाई। रक्षित किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। ए बी सी डी ए इन क्लोज्ड सर्किट, इन क्लोज्ड लूप, ए बी सी डी ए। हाँ भाई रक्षित, तू चल पड़े इस डायरेक्शन में, तू क्लॉकवाइज में चल, एंटी क्लॉकवाइज में चल, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल इक्वेशन सेम बनेगी। ए से शुरू हो जा। अबे मूर्ख, पहले 10, ये I1 और 10 नहीं है प्लस। हाँ बोल बोल। हाँ हाँ, I1 बिल्कुल सही है। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है, क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो करता है, तो तू जा रहा है लो टू हाई, प्लस 10 I1। आगे रक्षित, माइनस, बस पांडु पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, माइनस नहीं तो बोलेगा, और क्या बोलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ईएमएफ कम हो रहा है, कम हो रहा है तो -10। आगे चल, यहां से चला आगे बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, +5। आगे चल, क्योंकि तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहा है, -5I2 इक्वल टू, बोलो रक्षित, इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 10I1 -5I2। एक मिनट बेटा, इक्वल टू 5। और अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं तो आपके पास आएगा 2I1 -I2 इक्वल टू 1। हाँ अब बोल। जो अभी समझाया तो बीच बीच में सो गया होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला, कैपेसिटर में भी समझा चुका हूं इस मेथड को मैं, सेम तरीके से, पढ़ता लिखना नहीं कुछ नहीं। यहां से इस तरफ को जा रहे हो तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, +10I1। आगे बैटरी नहीं आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है, ईएमएफ कम हो रहा है तो -10। फिर नीचे आया, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, +5। फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, -5I2 इक्वल टू 0। एक सर्किट की एप्लीकेशन तैयार है। दूसरे सर्किट में सानिध्य काल्टा, DCFED इन क्लोज लूप, बोलो मत है उसको करने दो, इन क्लोज लूप DCFED। ठीक है, तूने चलना है अब, क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पता है बेटा मेरे को तुम मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट बने होते हो, तुम तो अभी अभी दुनिया में आए हो। सारी क्वेश्चन लिखवा दी थी बंदे ने सब पुट्टी हो गई। घाटे खड़ा हो जा, बोल किसको आना बेटा, बता दे, कोई और लाना नहीं, घर वालों को बोलते हैं, नेपाल से गोरखा मंगाओ, उसको समझाने के लिए रखो यहाँ पे। तू तो नंबर ले, मजे कर आराम से, और डॉक्टर इंजीनियर बन। समझने समझाने के लिए और बंदे बुलाते हैं, लेबर वाले रखते हैं, तेरा काम थोड़ा पढ़ने का। एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया इस बंदे ने आज तक। इधर तेरी है, इस तरह से
ध्यान डाल के बैठा हो। चल मैं तुझे खड़ा हो। देखवा DCFED, DCFED और इधर चलना है। अबे यहाँ चल बे। इवान अबे इसके बदले इधर वो 10 है, वो है मूर्ख। तू यहां से भी चल सकता है, पर मैं ये चाहता हूं कि जो तुमने आसपास से पूछा है वो तुम्हारा मंत्र फेल हो जाए। तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग के साथ करना जो करना है। तुम कहीं से चलो, इक्वेशन वही बननी है। बोले हाँ 10। भाई मूर्ख, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। -10 I1 + I2, -10 I1 + I2। चल कृतिका खड़ी हो, आगे बोल। ऊपर आ जा, यहाँ पे आ जा। +5 है I2, ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रही तो +5। EMF सोर्स है, +5। आगे बोल। फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही है, प्लस कैसे, माइनस नहीं आएगा। इधर को जा रही है और करंट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहा है, -5/2। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। आपके पास आ गया -10 I1 -10 I2 -5/2 इक्वल टू -5। क्या बना, -15 I2 -10 I1 इक्वल टू -5। सारे साइन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। 5 कॉमन लेंगे तो 3I2 + 2I1 इक्वल टू 1 आ गया। अब ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो बात बन जाएगी। 2I1 यहाँ भी है, 2I1 वहाँ भी है, दोनों को माइनस कर दो। और जब माइनस करोगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर करते हो तो 2I1 - 2I1 गया, -I2 -3I2 -4I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। इस ब्रांच में कोई करंट होगा ही नहीं। I2 0 आ गया तो यहाँ I2 0 डाल दो, 2I1 इक्वल टू 1, I1 आ गया 0.5। तो I1 आ गया 0.5। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बेटा, और नीचे वाले भी ब्रांच में करंट हो जाएगा 0.5। सारी ब्रांचेस का करंट आपके पास निकल आया। बस कोई प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, तो सारा क्वेश्चन की ऐसे ही फिर जाती है। चेक कर ली ना, कोई गलती हमने तो नहीं की हुई है। तो 2I1 - 0 इक्वल टू 1, I1 इक्वल टू 1/2 एम्पेयर। I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, तीसरी ब्रांच में से करंट भी आ गया। दिस इज हाउ यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तेरे को पापा रोज छोड़ने आते हैं? हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास होगी तो मैं से मिला रहे हैं। कख नहीं कर रही तो क्यों नहीं पढ़ती घर में जाके? हैं
कुछ नहीं आता तेरे को, कैपेसिटर में करवा चुका हूँ ये सारे। बैठो चलो। सो दिस इज यू हाउ यू अप्लाई किरचॉफ लॉ। आगे चलो। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में भी बता चुका हूं, लेकिन प्रूफ नहीं दिया था। प्रूफ के लिए मैंने कहा था कि प्रूफ मैं यहां दूंगा। आके कहेगा प्रूफ कि इफ R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका प्रूफ किरचॉफ लॉ से करते हैं। 5 रेजिस्टेंस इस तरीके से किरचॉफ लॉ में होती हैं। मान लो कि यहां से करंट आया I, कितना आया I करंट, यहां से करंट कितना आ गया जी I, पूर्वा भट्टी। क्या मजाक है बेटा? तो अभी लास्ट में एंटर करने का कोई फायदा नहीं, शाम को क्लास अटेंड कर। ये थोड़ा तो अपनी मर्जी से जब मर्जी जो क्लास में घुस जाएगी आगे। ये करंट आई आया और यहां से ऊपर करंट चला गया, मान लो I1, कितना गया I1। अगर यहां I1 जाएगा तो नीचे कितना आएगा I माइनस I1। ये जो I1 ऊपर गया था, मान लो इसमें से IG करंट नीचे की तरफ आ गया, ऊपर भी जा सकता है वैसे, पर माना हमने के नीचे की तरफ आ गया। आगे कितना जाएगा I1 माइनस IG। यहां से IG आया और यहां से क्या आया I माइनस I1, तो यहां कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। यहां से आया I माइनस I1 प्लस IG, यहां से आया I1 माइनस IG, ऐड करो, I करंट वापस बैटरी में चला गया। मैं प्रूव करने लगा हूं कि R1 अपॉन R2 अगर R3 अपॉन R4 के बराबर हो जाएगा तो IG 0 हो जाएगा, या फिर IG को 0 डालूंगा, फिर प्रूव करूंगा कि R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर आ जाएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है। अपने आप भी कर लिया करो, कुछ ड्रॉ कर को बुक में। यहां से I आया, यहां गया I1, कितना बचा I माइनस I1, I नहीं, I माइनस I1 नीचे आया, I1 ऊपर गया था, उसमें से IG नीचे निकल गया। ड्रॉ करके आता है बेटा, देख के नहीं आता है, अपनी बुक कॉपी पे ड्रॉ कर। I1 आया, I1 में से IG नीचे आ गया, कितना बचा I1 माइनस IG। I1 आया था, IG निकल गया, I1 माइनस IG बचा, वो आगे निकल गया। यहां से IG आया, यहां से I माइनस I1 आया, आगे कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। कॉपी पे ड्रॉ कर, देख देख के नहीं आती किसी चीज़ समझ में, कॉपी पे करोगे, जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर निकालना है, ये काम करना है बस। नाम रखने लगा हूं जी A, B, C और D। इन क्लोज लूप ये वाला पहले जी, ये वाला ABDA, ये वाला कौन से वाला जी, ये वाला लूप, ट्रायंगल वाला क्लोज लूप ABDA। अनन्या ABDA में इक्वेशन बनाओ, A से चलो, माइनस I1
I1 पोटेंशियल बन गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रही है, माइनस साइन आएगा, लेकिन I1 R1, I1 अकेला थोड़ा चल लिखवा, माइनस I1 R1 आगे ये G रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, वो बाद में आएगा, पहले इक्वेशन बना। वो बेटा हुआ क्या है, तेरे को इतना समझाया भाई, फिर वहीं के वहीं। सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर के बराबर होता है, लिखवा फिर आगे। जी रेजिस्टेंस है, आई जी करंट है, सबसे पेरेंट्स से मिलना पड़ना बेटा, तुम कुछ नहीं कर रहे घर में जाके। हाँ वो आई जी इंटू जी बेटा, आई जी अकेला थोड़ा आएगा, करंट थोड़ा ऐड करना है तूने, आई जी इंटू जी, लेकिन आप जा रहे हो ऐसे ऐसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हो, माइनस आई जी इंटू जी, आगे बोल। आई माइनस I1 इंटू R3 प्लस I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया I1 R1 प्लस IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। I माइनस I1 इंटू R3 के बराबर। आकांक्षा शर्मा, ये वाला लूप है अब, बी सी डी बी, इनक्लोज लूप बी सी डी बी। हाँ माइनस I1 माइनस IG इंटू R2, क्योंकि आप हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहे हो, पोटेंशियल कम हो रहा है, माइनस I1 माइनस IG इंटू R2। आगे आ जाओ, बिल्कुल आप लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हो, प्लस R4 इंटू I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। आगे प्लस IG इंटू जी इक्वल टू 0। यही है जी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4 प्लस IG इंटू जी इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू R2। यही है। अब हम चलते हैं जी कि अगर IG 0 है तो क्या होगा। इफ IG 0, अगर IG 0 आता तो इक्वेशन क्या बनेगी, यही वाली, I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे इफ IG इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या बनी, I माइनस I1 इंटू R4 है ना, इक्वल टू I1 इंटू R2। यही ना बेटा, इधर वाले को पहले लिख रहा हूं, I1 इंटू R2 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को डिवाइड करिए, I1 कैंसिल है ना, I माइनस I1 भी कैंसिल। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करिए, आपके पास क्या आ गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू
क्या बेटा, R3 अपॉन R4, ये R4 था ना यहाँ पे, I माइनस I1 इंटू R4। इसका मतलब कि अगर IG 0 होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, R1 अपॉन R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। So whenever R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, there will be no current in the central branch। और उस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसका कोई रोल ही नहीं है। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसका प्रूफ अब हमने किया। कैपेसिटर में मैंने आपको सिर्फ प्रॉब्लम करवाई थी, प्रूफ यहाँ करवाया, किरचॉफ लॉ से प्रूफ हमने किया। और ये इंटरचेंजेबल है, R3 यहाँ ला सकते हो, R2 आगे चला जाएगा तो क्या बोल सकते हो, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। ये R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा भी कर सकते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा भी कर सकते हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेंट्रल ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं करेगा, और इसका मतलब है सेंट्रल ब्रांच को तुम सर्किट से उखाड़ के फेंक सकते हो, बाहर फेंक सकते हो। है जी, I1 R1 क्या बेटा, क्या बोला, क्या आ गया, हाँ क्या, ये आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हो, -I1 R1 लिखा बेटा, पॉजिटिव कहाँ लिखा, नीचे तो फिर साइन सारे चेंज कर सकता है, तो नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई करेगा तो फिर तो इक्वेशन बन गई ना तेरी, इक्वलिटी बन गई, इक्वलिटी बन गई, दोनों तरफ इक्वलिटी के माइनस से अगर तू मल्टीप्लाई करता तो इक्वलिटी थोड़ा चेंज होगी। जब ऊपर पहले ही इक्वेशन बनाएगा उस टाइम साइन कन्वेंशन का ध्यान रख, बाद में जब इक्वलिटी बनी तो 9/10 की दिक्कतें हैं बेटा, इक्वलिटी जब बन जाती है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वलिटी रिमेन अनचेंज। हाँ जी, अगर तू यहाँ पहले सर्किट में नीचे की तरफ आ रहा है तो तू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है ना, तो क्या लिखेगा, -IG इंटू जी, तो लिखा -IG इंटू जी। लेकिन दूसरे केस में यहां से तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है तो +IG इंटू जी, ये +IG इंटू जी। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ये तुम्हारा मतलब तुम्हारी मर्जी है, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाओ चाहे एंटी क्लॉक, साइन कन्वेंशन से ही अप्लाई करनी है, फाइनल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बनती है। तुम क्लॉकवाइज जाओ तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सारे माइनस साइन सारे उल्टे हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन सारी सेम बनने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, और बैलेंस होगा तो तुम बीच वाले G को उखाड़ के फेंक दो, ये दोनों सीरीज में, वो दोनों सीरीज में, वो आपस में पैरेलल में। चलो आगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ कैन नॉट बी डन एक्यूरेटली। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू I इंटू R, R इक्वल टू V अपॉन I। तो मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, अगर कोई लो रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ से उसको एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है, R इक्वल टू V अपॉन I। लो रेजिस्टेंस अगर है तो I बहुत ज़्यादा होगा, V बहुत कम होगा, तो वो मुश्किल होता है। देयरफॉर इन सच केसेस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कैन बी इंस्टॉल्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 जब हो जाएगा तो सेंट्रल ब्रांच में से IG 0 हो जाएगा, जैसे IG 0 हुआ आप रेशो से कोई भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो R1 नोन नहीं था, R1 अननोन है, R3 R4 R2 नोन है, तो आप क्या करोगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, वहां से R1 फाइंड आउट कर लो।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप बनाओगे और सेंट्रल ब्रांच में से करंट जो पास कर रहा है, फाइनली एक रेजिस्टेंस को वेरी करते रहोगे जब तक कि सेंट्रल ब्रांच में से करंट जीरो नहीं हो गया। जैसे ही सेंट्रल ब्रांच में करंट जीरो हुआ तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तीन रेजिस्टेंस अगर नोन है, एक अननोन है, तो वो अननोन रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट की जा सकती है बेटा। सेमीकंडक्टर में हमारे पास एक और डिवाइस है, फोटो रजिस्टर उसको बोलते हैं, या फोटो सेल बोलते हैं। और वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। लाइट फॉल करती है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज करती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी एक रेजिस्टेंस की जगह फोटो रजिस्टर लगा सकते हैं हम लोग। फोटो रजिस्टर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है ना, लाइट फॉल करेगी तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। लेकिन सेंट्रल आर्म में से जैसे ही करंट जीरो होगा तो हम अप्लाई कर सकते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हेल्प टू मेजर द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी आ रही लाइट की फॉल कर रही है, क्योंकि फोटो रजिस्टर जो होगा उसकी रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी के साथ चेंज होती है। तो लाइट आपने फॉल करवाई फोटो रजिस्टर के ऊपर, उसकी रेजिस्टेंस बदली, है ना। और जब आपने किसी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को बदला और सेंट्रल ब्रांच में से करंट जीरो हो गया, तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो रेजिस्टेंस फोटो रेजिस्टेंस की अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो उसका रिलेशन डायरेक्ट होता है इंटेंसिटी के साथ, कि इंटेंसिटी इतनी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंटेंसिटी थोड़ी बड़ी तो रेजिस्टेंस क्या होगी। हाँ जी, हाँ जी। ना सॉल्यूशन तो तेरे को देना था बेटा, नहीं। तो पूछो उसको, डालो ग्रुप में, आपस में डिस्कशन में डालो उसको। पीछे आंसर तो दिए हुए ना, ग्रुप में डालो जो ने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कस करो, करना पड़ेंगे बेटा। अब सॉल्यूशन देख देख के तो सारे ही आ जाएंगे, फिर तो तुम्हारे को प्रॉब्लम ही खत्म होगी सारी। चलो आगे। सिंगे ने जाते हुए बंदे डराने, अभी बोले जल्दी जल्दी फ्री करो। नहीं, बस से डराना शुरू कर देना उसे। कैसे डराता है, मतलब क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है? कुछ तो होगा। मृत्युंजय बड़ा खुश है मतलब। बंदरों को डराता है कौन? ईवान, ईवान ने कहा कि दौड़ना, इसको तो दोस्त है बंदर, सारे सोचते हैं हमारे जैसे ही है। बोले ये तो हम में से एक है, इसको नहीं भागने की जरूरत, दोस्त हैं सारे। यहाँ से जाना जाखू तो इसको पीठ में उठा के लेके जाते हैं, नहीं? जाखू तेरे को पीठ में उठा के लेके जाते हैं बंदर। लिमिटेशन भी है कुछ, एक व्हीटस्टोन ब्रिज इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, देयरफॉर इट इज पॉसिबल that the measurement using a Wheatstone bridge may not be precise in an off balance condition। अगर Wheatstone bridge बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा भी बैलेंसिंग में अगर डिफरेंस है, मामूली सा भी उसमें करंट अगर सेंट्रल ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो फिर उसमें एरर भी बड़ा आएगा। बहुत सेंसिटिव डिवाइस है जी।
तो अगर इसमें बैलेंसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि सेंटर मास में से मामूली सा करंट भी रह गया, तो फिर लार्ज एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, Wheatstone bridge usually measure resistance that are in limited range of ohms to kilo ohm, which means अगर किलो ओम से ज़्यादा की रेजिस्टेंस है फिर जो गैल्वेनोमीटर है वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, लार्ज रेजिस्टेंस के लिए इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो ओम्स टू किलो ओम के लिए तो ठीक है अगर रेजिस्टेंस मेजर करनी है, लेकिन बहुत लार्ज रेजिस्टेंस अगर है तो R1/R2 R3/R4 रेशो बहुत लार्ज आ जाएगी, और बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अब R1 R2 R3 R4 4 रेजिस्टेंस हैं। इसकी सेंसिटिविटी अच्छी तब होती है जब कंपेरेबल हो। ऐसा नहीं है कि एक ओम ले ली, दूसरी 1000 ओम ले ली, है ना, तीसरी आपने 10 ओम ले ली, चौथी जो है वो 10,000 ओम ले ली। तो कंपेरेबल होनी चाहिए, एक 5 है एक 10 है, इस तरीके से, एक 10 है एक 20 है। कंपेरेबल सी होंगी तो सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, और अगर कंपेरेबल नहीं है तो सेंसिटिविटी फिर रिड्यूस हो जाती है, फिर एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये कुछ एक लिमिटेशन है इसकी। प्रैक्टिकल आएगा आपको करने को इसका। प्रैक्टिकल जब करने लगोगे तो करके देखना कि लार्ज रेजिस्टेंस एक काम में इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा, वहाँ लिमिटेशन इसकी प्रैक्टिकली कंफर्म करने की कोशिश करना। फिजिक्स की क्लास आपकी कल भी होगी बेटा, ठीक है जी। मेरे ख्याल संडे ही है कल। तेरे को क्या लगता है? टाइमिंग मॉर्निंग टाइम ही होगा बेटा, बता दूंगा मैं शाम तक, मॉर्निंग टाइम में ही करेंगे, है जी। ऑफलाइन भी होगी पर ऑनलाइन लगाओ ना यार। मॉर्निंग मतलब 6 बजे नहीं, ऐसे 8-10 बजे के आसपास, ताकि तुम आराम से पहुंच जाओ। ईवान ने जाखू भी जाना होता है, बंदर लेके जाते हैं इसको आजकल। बंदरों का जहाँ ज़्यादा सा झुंड हो वहाँ बीच में देखोगे तो ईवान दिखेगा जरूर। फैन ही बहुत है इसके तो। दुनिया भर के लोगों के आने के ले लेके इसको पकड़ा दी है, रोज नहीं डाल के आता है। तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के जो प्रॉब्लम है वो अब हमने करनी है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और इम्बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये होते हैं दो टाइप के। तो वो भी करना है कि अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, तो डेल्टा स्टार कन्वर्शन जैसे कैपेसिटर में थी। पर कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या था वो आपने अच्छे से कल करके आना है, कैपेसिटर में क्या था, और यहाँ क्या बनेगा वो हम यहाँ कल करेंगे। थोड़ा सा समय हमारे पास है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। चलो भाई, 100 वोल्ट की बैटरी आपके पास थी,
ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 3 और ये 6। 5/10 भी 1/2 आएगा, 3/6 भी 1/2 आएगा। बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगी वो गायब। तो आप बोलोगे कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, तो सिंस R1/R2 इक्वल टू R3/R4 के बराबर है, हेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस्ड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? A B C D, मतलब VB इज इक्वल टू VD बेटा, यही मतलब हुआ। तो बीच वाली रेजिस्टेंस गई, तो अगर बीच वाली रेजिस्टेंस गई तो हटा दूं बेटा इसको, हट गई तो फिर तो आसान हो गया सर्किट। ऊपर वाली दोनों सीरीज में है ना, तो चलो मैं पहले लगा के रखता हूं, पर ये गायब हो गई। ऊपर वाली दोनों सीरीज में मतलब 5 और 3 8, नीचे वाली दोनों सीरीज में मतलब 16, और ये 100 वोल्ट की रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या आगे बेटा है बच्चों? 5 पॉइंट पक्का, और ये आ गया आपके पास 100 वोल्ट। आपने करंट निकाल लिया, 100 डिवाइड बाय 5.3, जो भी आया ये आपके पास करंट निकल आया बेटा। और जब करंट आ गया तो करंट बैटरी ने निकाला तो ऐसे गया बेटा। अब मुझे बताओ कि I1 कितना आएगा और I2 कितना आएगा, ये कैसे फाइंड आउट करूं? सिंगे ऊपर वाले कैसे निकालेंगे? हाँ, तो मैं क्या लिखूं? एट इंटू इक्वल टू बे हवलदार जल्दी बोल बे। वो यार बेटा 100 वोल्ट यहाँ पे, नीचे कोई और रेजिस्टेंस होती तब था खतरा में। अब 100 वोल्ट यहाँ पर है तो 100 वोल्ट इसके पास है, 100 वोल्ट इसके पास है, अदरवाइज रेशियो मेथड यूज कर लेते हैं हम लोग, पर यहाँ जरूरत नहीं है रेशियो मेथड की। 8 इंटू I1, पता नहीं कैसे मूर्ख जैसे लोग हो यार तुम लोग, 8 इंटू I1 इक्वल टू 100, तो I1 आपके पास आ गया 100/8। छोटी छोटी बातों को पता नहीं चलता मूर्ख जैसे। 16 इंटू I2 भी 100, तो I2 आपके पास आ गया 100/16। हो गया? हटा दूं? हो गया जी। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या? वंदे तो ऑनलाइन अटेंडेंस ले ले भाई, है क्लास में कि दौड़ लिया? अटेंडेंस ले ले। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से करवा रहा हूं बेटा कि अगर बैलेंस ना हो, सॉल्व करने का तो कल कराऊंगा अगले लेक्चर में। A B C D R1 R2 R3 R4 और G या R5 बोल लो। इफ R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो आपने कर लिया, क्या होता? VB इक्वल टू VD के बराबर होगा, सेंट्रल ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यही था ना बेटा?
लेकिन अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्या आ गया, R1 R4 इक्वल टू R2 R3, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इफ R1 R4 इज ग्रेटर देन R2 R3, ये वाला जो प्रोडक्ट है R1 R4 इज ग्रेटर देन R2 R3, अगर बड़ा है तो VD इज ग्रेटर देन VB, मतलब सेंट्रल ब्रांच में जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बताओ इसमें सेंट्रल ब्रांच में करंट नीचे से ऊपर को जाएगा कि ऊपर से नीचे को जाएगा, तो आपको बस प्रोडक्ट चेक करना है। और अगर इसे उल्टा हुआ, इफ R2 R3 इज ग्रेटर देन R1 R4, तो VB इज ग्रेटर देन VD और सेंट्रल ब्रांच में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है कि सेंट्रल ब्रांच में करंट बताओ, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट बराबर है तो नहीं जाएगा, करंट ही नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्ट अगर बराबर नहीं है तो R1 R4 अगर R3 R4 से बड़ा है तो नीचे से ऊपर को करंट जाएगा, नहीं तो ऊपर से नीचे को आएगा। इम्बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही जी, और आज बहुत सारा काम करने को है। मैसेज जा रहे हैं सबके, इन 2 बच्चों को छोड़ के, बाकी तुमने किसी ने नहीं आंसर किया। तू क्या बोलना चाहता है? तो कल करके आने सारे, कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं इसमें बुकलेट में से, समझ गए?